हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रदीप और आप देख रहे हैं जीएस वाला ऑफिशियल। आज बहुत महत्वपूर्ण सेशन का शुरुआत करेंगे हम लोग। प्राचीन भारत का इतिहास जो एक चित्रात्मक दृष्टिकोण से एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। इसको ज़रूर अंत तक देखिए और इसका देखिए एकदम बहुत ही बेहतरीन बुक है। एकदम शॉर्ट तरीक़ा से इसमें दिया गया है और इसमें और अलग से डिस्कशन हम करेंगे। फुल डिस्कशन के साथ आप लोग को पूरा 1 से 1.5 घंटा में सेशन को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। पूरा प्राचीन भारत इसमें कंप्लीट होगा, जो कि बिहार प्राथमिक शिक्षक और अन्य एग्ज़ाम, बिहार स्पेशल या इंडिया स्तर से कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो बिना देरी किए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे इतिहास। इतिहास को लिखित साक्ष्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को लिखित साक्ष्य के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। एक, इतिहास के काल को प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, लिखित साक्ष्य के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें देखिए प्रागैतिहासिक काल किसे कहेंगे? जिसमें लिखित साक्ष्य का अभाव होगा, केवल पुरातात्विक साक्ष्य होगा। जिसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य होगा और लिखित साक्ष्य नहीं होगा, उसको बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल। इसको बोलते हैं पाषाणकालीन सभ्यता। पत्थर से पे जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं पाषाणकालीन सभ्यता। अधैतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, आज पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर है, इसको बोलेंगे अधैतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य है और पुरातात्विक साक्ष्य भी है और उसको पढ़ा भी जा सकता है, उसको बोलेंगे ऐतिहासिक काल। तो क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल समझ गए होंगे। जिसमें लिखित साक्ष्य को नहीं है, अब सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य है प्रागैतिहासिक काल। जिसमें लिखित साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य भी है, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सकता है, अधैतिहासिक काल। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता अधैतिहासिक काल में आता है। और जिसमें लिखित भी है और पुरातात्विक साक्ष्य भी है और पढ़ा भी जा सकता है, उसको बोलेंगे ऐतिहासिक काल। लगभग इसका शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस काल को पाषाणकालीन सभ्यता को 3 भाग में बांटा गया। पाषाणकालीन काल को 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 काल में विभाजन का आधार देखिए 3 भाग में बांटा गया। पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। पाषाणकालीन सभ्यता में से शिकार एवं खाद्य संग्रह मुख्य चीज़ था। पशुपालन, कृषि, अग्नि के ज्ञान का अभाव था। ठीक, आगे इस काल में प्रथम हस्तकुठार 1863 में पल्लवरम मद्रास में रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्राप्त हुआ। पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? हस्तकुठार 1863 में पल्लवरम मद्रास में रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्राप्त हुआ। और इसका 3 भाग है, पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। पूर्व पुरापाषाण काल में क्रोड का उपकरण विशेषता इसका है हस्तकुठार, खंडक और विदारिणी। मध्य पुरापाषाण काल में फलक उपकरण क्वार्टाइज पत्थर से निर्मित। और उच्च पुरापाषाण काल में तीक्ष्ण और खुरचनी यानी नुकीला हथियार उच्च पुरापाषाण काल में बनने लगा था। आगे है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल है शिकारी और खाद्य संग्रह। क्या काम था इसका? शिकार करना था और खाद्य का संग्रह करना था, भोजन का। साक्ष्य देखिए, पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है मध्यपाषाण काल में? आदमगढ़। कहाँ से मिला है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। बागौर राजस्थान से। अस्थि निर्मित उपकरण, हड्डी से निर्मित उपकरण कहाँ से मिला है? सराय नाहर राय और महदाहा यूपी से। महदाहा बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी से। चलिए अब देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन इसमें शुरू हुआ था। खाद्यान्न जैसे गेहूँ, चावल, इसका उत्पादन शुरू कब हुआ? नवपाषाण काल में। आग का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार पूछेगा तो नवपाषाण काल हो जाएगा।
पहिए का आविष्कार, ये भी याद रखना है। इसमें देखिए कौन सा साक्ष्य कहाँ से मिला है। लौहरा देव से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, लौहरा देव से भारत में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है। और गुप्त कराल भारत में है, कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिला है। तो ये साक्ष्य है नवपाषाण कालीन, लौहरा देव, मेहरगढ़ और गुप्त कराल। ये सब क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से काल के हैं, नवपाषाण काल के हैं। तो लौहरा देव से चावल के साक्ष्य, मेहरगढ़ से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य और गुप्त कराल से कृषि पशुपालन। ठीक है। बुर्जहोम मानव कंकाल और कुत्ते का कंकाल कहाँ से मिला है, बुर्जहोम से नवपाषाण कालीन है। गर्तावास कहाँ से मिला है, बुर्जहोम से। बहुत इंपॉर्टेंट, यूपी पीसीएस में कितना बार पूछा गया है। संगलन कल्लू राग के टीले कहाँ कहाँ से मिला है, संगन कल्लू से, पिकली हल से और उतनूर से। ठीक है, ये सब याद, वीडियो को पॉज करके आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दमदमा से क्या मिला, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। आदमगढ़ से मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन, मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है, आदमगढ़ से। मेहरगढ़ से क्या मिला है, प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण। अस्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है, अस्थायी जीवन का प्रमाण। आगे देखते हैं, और मेहरगढ़ से क्या मिला है, पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष कहाँ से मिला है, यानी पत्थर संस्कृति, पाषाण संस्कृति से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता तक का अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। हथनोर, ये सब हथनोर भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, यानी नर्मदापुरम होशंगाबाद, नर्मदा घाटी याद रखिएगा। मानव सबसे पहले नर्मदा घाटी में भारत में बसे थे। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदापुरम होशंगाबाद हथनौर से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका, ये क्या है, प्रागैतिहासिक चित्रकला शैल है भीमबेटका गुफा। ठीक, ये क्या है, प्रागैतिहासिक काल की भीमबेटका गुफा, चित्रात्मक है, भगवान बुद्ध के बहुत सारा चित्र बना हुआ है इसमें। अन्य तथ्य देखिए, बुर्जहोम की खोज किसने किया था, बुर्जहोम की खोज डिटेरा पीटरसन द्वारा किया गया था। मध्यपाषाण काल भारत में अस्थि पंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य, भारत में अस्थि पंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, मध्यपाषाण काल में मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त कहाँ से हुई है, हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, लोहदा नाला क्षेत्र बेलन घाटी से प्राप्त हुई है, लोहदा नाला क्षेत्र बेलन घाटी। वृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान से। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में। गेरिक मृदभांड पात्र का नामांकन हुआ हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर गेरिक मृदभांड। ठीक है, आगे देखिए भारतीय पुरातत्व से संबंधित तथ्य। भारतीय पुरातत्व से संबंधित तथ्य क्या है, 1861 में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किए गए। 1861 में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षण नियुक्त किए गए। 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। कब हुआ, 1863 में। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में गठित हुआ। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के रूप में गठित कब हुआ, 1871 में। ठीक, 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में 1901 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत, यानी केंद्रीय स्तर पर केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम दिया गया। यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना कब हुआ, 1901 में। ये कर्जन के द्वारा नाम दिया गया। जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल। ठीक है, आगे देखते हैं मध्यपाषाण कालीन मानव पेट भरने के लिए मछली का भी शिकार करते थे और मध्यपाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण औजार से थे।
आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इतिहास तो ये पढ़िए लिए हैं, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, अधैतिहासिक और ऐतिहासिक। लिखित साक्ष्य के आधार पर देखिए, जिसका लिखित साक्ष्य नहीं है प्रागैतिहासिक, जिसका है पढ़ा नहीं जा सकता है अधैतिहासिक, जिसका है पढ़ा जा सकता है ऐतिहासिक, से याद रखना है। आगे देखते हैं अन्य संबंधित तथ्य। मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। मध्य पुरापाषाण काल क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलकों की अधिकता के कारण इसे क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति कहा जाता है। 14 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? लंघनाज गुजरात से। लंघनाज गुजरात से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? ये होता है, कब प्राप्त हुआ? 1867 से 68 में। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1867-68 में प्राप्त हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल कौन है? लौहरा देव से प्राप्त चावल का निर्धारित किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य लौहरा देव, चावल का साक्ष्य मिला है। कब से कब इसका काल है? 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य। और भारतीय उपमहाद्वीप की यदि बात करेगा तो गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है कहाँ से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व के लगभग में गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। लौहरा देव के बाद चावल के साक्ष्य का दूसरा प्राचीनतम भारतीय नवपाषाणिक स्थल है कोल्डिहिवा। क्या है? कोल्डिहिवा। चावल की भूसी यहाँ से मिला है, चावल की भूसी। चलिए अगला है, मक्का का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। मक्का का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? मैक्सिको में। मैक्सिको में मक्का का साक्ष्य प्राप्त हुआ। गुप्त कराल का अर्थ होता है कुलाल, अर्थात कुम्हार की गुहा। कुम्हार के चाक जो होता है उसे बोलते हैं गुप्त कराल। पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में 2 स्थल मिला है साक्ष्य, 2 साक्ष्य मिला है। एक लौहरा देव। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश शामिल है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। इसको याद रखिएगा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये भारतीय उपमहादेश का देश है। तो इसमें लौहरा देव से क्या मिला है? लौहरा देव से मिला है कृषि यानी चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। ये 9000 ईसा पूर्व से लेकर के BC से लेकर के कहाँ तक? 7000 ईस्वी पूर्व तक BC के बीच में मिला है। ये मेहरगढ़ पाकिस्तान से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है 7000 ईसा पूर्व में। इसीलिए इसको डिफाइन किया गया है, क्योंकि यदि कृषि का पूछेगा सीधा, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ, प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये हो जाएगा लौहरा देव। लौहरा देव भारत। यदि पूछेगा आपको गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य पर्सनली, तो ये हो जाएगा मेहरगढ़ पाकिस्तान से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ताम्रपाषाणिक जिसमें तांबा का प्रयोग होता है, प्रयोग शुरू हो गया जहाँ से, उसको बोलेंगे ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ताम्रपाषाणिक तांबे एवं पत्थर के प्रयोग की अवस्था को ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। इसे कुछ भागों में विभाजित किया गया, जैसे है क्या है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कुछ साक्ष्य जो जहाँ जहाँ मिला है, पश्चिमी महाराष्ट्र, पूर्वी भारत और अन्य स्थल। देखते हैं ये साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला है। प्रमुख ताम्रपाषाणी बस्तियाँ का विस्तार। तांबा मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम धातु थे। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम धातु तांबा। देखते हैं दक्षिणी पूर्व राजस्थान से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। बनास घाटी में स्थित होने के कारण बनास संस्कृति नाम दिया गया। किसको? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को बनास संस्कृति। इसमें आहार से प्राचीन नाम ताम्रवती। बागोर से मिला है साक्ष्य, बालाथल से मिला है, और ओजियाना से, बालाथल ओजियाना से मिला है। चार दीवारी युक्त घर का साक्ष्य मिला है। गिलुंद ये राजस्थान का सब जगह है। गिलुंद ये 4 दीवारी युक्त घर का साक्ष्य मिला है। मिट्टी की इमारत का साक्ष्य मिला है। कहीं कहीं पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है, और तांबे के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश से क्या सब मिला है? पश्चिमी मध्य प्रदेश से मालवा। देखिए कहाँ का पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाणी स्थल कौन कौन सा है? मालवा है, कायथा है, एरन है और नवदा टोली है। नवदा टोली बहुत इंपॉर्टेंट है। मालवा से चरखे और तकलियों के साक्ष्य मिले हैं, और कायथा से यहाँ बस्तियाँ किलाबंद है, और तांबे के 28 कंगनों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं?
कायथा मध्य प्रदेश। एरन से क्या मिले हैं? किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य। नावदा टोले से क्या मिले हैं? खरगोन जिले में स्थित उत्खनन HD सकालिया द्वारा चौकोर और वृत्ताकार घर के साक्ष्य मिले हैं नावदा टोली से। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए पश्चिमी महाराष्ट्र से क्या क्या मिले? अहमदनगर जिला से जारवे, नोवासा और दैमाबाद नोवासा से पटसन का साक्ष्य मिला है। और दैमाबाद अब तक ज्ञात 200 जारवे स्थलों में सबसे बड़ा है। जारवे संस्कृति के स्थल में सबसे बड़ा कौन है? दैमाबाद, महाराष्ट्र सबसे पश्चिमी स्थल है। पुणे से देखिए अहमदनगर किला, इन दोनों जिलों के सभी ताम्रपसानिक पुरास्थल जारवे संस्कृति से आते हैं। अहमदनगर किला के जो भी संस्कृति है जारवे संस्कृति के अंदर आते हैं। पुणे में कहाँ साक्ष्य मिले हैं? प्रकाश, नासिक, इनामगांव, चंदोली, सोनगांव। इनामगांव से क्या मिला है? 5 कमरों वाला एक मकान, किलेबंद एवं खाई से घिरी हुई बस्ती, मातृ देवी की प्रतिमा। ठीक है, आगे देखते हैं पूर्वी भारत में पांडु राजर टिब्बी और महिषी दल, 2 ठो ये ताम्रपसानी स्थल है। अन्य स्थल है बिहार में कहाँ? चिरांद, सोनुवार, सोनपुर, ताराडी। बिहार में ये स्थल सब क्या है? नवपाषाणिक स्थल है, इसको याद रखना है। चिरांद नवपाषाणिक स्थल है। ठीक है ना। और पूर्वी उत्तर प्रदेश खेरांडी और नरहन, ये सब ताम्रपसानिक स्थल है, इसको याद रखना है। सेंधव सभ्यता एवं संस्कृति, यहाँ से इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों से प्रयोग किया गया है। सेंधव सभ्यता का कौन कौन सा नाम जाना जाता है? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु नदी के तट पर रहने के कारण इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया गया है। पिग्गट महोदय का कथन है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा? पिग्गट महोदय ने। जॉन मार्शल ने क्या कहा? सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल। याद रखना है, सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता किसने कहा? जॉन मार्शल। 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। किसके थ्रू? रेडियो कार्बन डेटिंग C14 के थ्रू निर्धारण किया गया है पद्धति के द्वारा। 2300 से 1900 के बीच जो है, एक ल्यूसेंट के अनुसार दी जाइएगा तो यहाँ पे 2350 से 1750 के बीच आता है। 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व इस सभ्यता के बीच की विकास की प्रकाष्ठा का समय था। यानी सबसे ज़्यादा विकास किस समय हुआ था? इस सभ्यता का 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच विकास की प्रकाष्ठा का समय था। सेंधव सभ्यता मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी। देखिए सिंधु सभ्यता किसके समकालीन थी? क्वेश्चन पूछता है। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेंधव सभ्यता विस्तार क्षेत्र। देखिए सेंधव सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ है? पाकिस्तान और भारत दोनों पढ़ेंगे। पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता कहाँ कहाँ है? बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांत, पाकिस्तान का सिंध प्रांत। भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र। ठीक है, ये है। आगे पढ़ेंगे सबका डिटेल्स, कहाँ कौन सा स्थल है। सेंधव सभ्यता के विस्तार का आकार क्या था? त्रिभुजाकार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसको बोलते हैं, सिंधु सभ्यता का आकार क्या है? त्रिभुजाकार। याद रखिएगा, ऐसे है त्रिभुजाकार। ये सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, सिंधु सभ्यता की सबसे उत्तरी स्थल क्या है? मांडा उत्तरी, सबसे उत्तरी है मांडा, जम्मू कश्मीर में है। ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। किस नदी पे है? चिनाब नदी पे है। ये है चिनाब नदी पे। ठीक है। और सबसे दक्षिणी स्थल क्या है? दैमाबाद कहाँ पे है? गोदावरी नदी तट पे अहमदनगर महाराष्ट्र में है। दैमाबाद कहाँ है? गोदावरी नदी के तट पे अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सबसे पूर्वी स्थल कहेगा यदि सिंधु सभ्यता का तो ये हो जाएगा आलमगीरपुर, हिंडन नदी किनारे पे है, यूपी में। कहाँ पे है ये? यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे। और सबसे पश्चिमी स्थल यदि कहेगा
तो सूतकांगेडोर ये किस नदी पे क्या है? दास्क नदी पे है। दास्क नदी तट पे है, बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सिंधु सभ्यता का स्थल है और ये खोज करता है, जानेंगे पूरा डिटेल्स। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा स्थल जो है, हड़प्पा, इसकी खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। कब खोज किए थे? 1921 ईस्वी में। कब खोज किए थे? 1921 ईस्वी में खोज किए थे दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर के द्वारा किया गया था। हड़प्पा किस नदी तट पे है? रावी नदी के तट पे है। रावी नदी के तट पे, इसको भी याद रखना है। हड़प्पा है रावी नदी तट पे। मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। 1922 में रखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में किए थे। और ये मोहनजोदड़ो किस नदी तट पे है? सिंधु नदी तट पे है। सिंधु नदी पे, सिंधु नदी तट पे है, सिंधु नदी तट पे है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान के साहिवाल जिला में, पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में। चनोदड़ो खोज किसने किया था? एनसी मजुमदार। चनोदड़ो खोज किसने किया? एनसी मजुमदार। चनोदड़ो भी है सिंधु नदी पे, ये भी सिंधु नदी पे है, सिंधु नदी पे है, इसको याद रखना है। ये भी पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में। लोथल है गुजरात में, गुजरात का स्थल है। इसका खोज किए थे आर एस राव। लोथल का खोज किसने किया था? आर एस राव, यानी रंगनाथ राव इसका खोज किए थे लोथल का। कहाँ पे? गुजरात में है लोथल, भोगवा नदी पे। लोथल कौन नदी हो जाएगा? भोगवा नदी पे, इसको भी याद रखना है। कालीबंगन ये राजस्थान में है। अमानंद घोष खोज किए थे, इसका खोज किसने किए थे? अमानंद घोष खोज किए थे, घग्गर नदी के तट पे है। किस पे है? कालीबंगन घग्गर नदी तट पे है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। बनवाली ये कहाँ पे है? हरियाणा में है। बनवाली हरियाणा में हिसार जिला में है, रंगोई नदी तट पे, रंगोई नदी के तट पे है। कौन? बनवाली। इसका खोज किए थे RS विस्ट। धोलावीरा गुजरात में है, JP जोशी। देखिए धोलावीरा, रंगपुर और लोथल तीनों गुजरात, याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन। धोलावीरा, रंगपुर और लोथल गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। रोपर पंजाब के रोपर जिला में है। बीबी लाल इसका खोज किए थे। कब किए थे बीबी लाल इसका खोज किए थे। रोपर पंजाब के रोपर जिला में है, बीबी लाल इसका खोज किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1953 और 56 में किए थे खोज। सूतकांगेडोर ये दास्क नदी पाकिस्तान में है, दास्क नदी पे पाकिस्तान में है। RL स्टाइन खोज की थी, इसका खोज किसने किए थे? RL स्टाइल, इसको याद रखना है सब को। ठीक है, इसका मेनली पूछता है किस नदी पे है, कहाँ? हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे है, याद रखना है। चनोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी पे। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी पे। कालीबंगन राजस्थान में है, ठीक है, कालीबंगन घग्गर नदी पे। बनवाली ये हरियाणा में है, हिसार जिला में बनवाली। रंगोई नदी पे। धोलावीरा ये कहाँ पे है? गुजरात में है, धोलावीरा गुजरात में है। इसे खोज ये लूनी नदी पे। धोलावीरा किस नदी पे है? लूनी नदी के तट पे है। रोपर पंजाब में, सतलज नदी पे रोपर, JP जोशी खोज किए थे। और नहीं, JP जोशी ने, बीबी लाल। और सूतकांगेडोर ये पाकिस्तान में है, दास्क नदी पे, तो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राप्त साक्ष्य, देखिए हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं, देख लेते हैं इसको। हड़प्पा से साक्ष्य कौन कौन मिले हैं? शंख का बना बेल, उर्वरकता के देवी का चित्र मिला है। ईंटों की वृत्ताकार चबूतरा मिला है, ईंट की वृत्ताकार चबूतरा मिला है। समाधि R37 पूछता है, R37 कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से मिला है। गेहूं और जौ के दाने का अवशेष कहाँ से मिला है? ये हड़प्पा सभ्यता से मिला है। पीतल का बना इक्का हड़प्पा सभ्यता से। बर्तन पर मरे मछुआरे का चित्र, ये भी हड़प्पा सभ्यता से। 2 टीलों का साक्ष्य, ये कहाँ से मिला है?
हड़प्पा सभ्यता से मिला है। 2 टीलों का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिला है। 2 टीला में कौन कौन टीला है? पूर्वी टीला, नगर टीला और पश्चिमी टीला, दुर्ग टीला था। ये हड़प्पा कहाँ पे है? मोंटेनगरी जिला, वर्तमान साहिवाल, पाकिस्तान में है। रावी नदी तट पर वितरण पर है। रावी नदी कौन तट पे है? बाएं तट पे है। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी तट पे है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में दयाराम शाह ने 1921 में खोज किए थे। इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो बारे में पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में है। रखाल दास बनर्जी 1922 में इसका खोज किए थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों की टीला। क्या होता है? सिंधी भाषा का अर्थ है, अर्थ इसका क्या है? मृतकों की टीला। देखिए इसमें कौन कौन से साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है? बृहत स्नानागार, बृहत स्नानागार बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है। तत्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण, इसको जॉन मार्शल ने कहा। इसको बृहत स्नानागार को जॉन मार्शल ने तत्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहर कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार, अन्न रखने का, ये कहाँ से मिला? ये भी मिला मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ते हैं। नृत्यरत नारी की कांस्य मूर्ति, नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? ये मिली है मोहनजोदड़ो से। पुजारी यानी योगी की मूर्ति, मुद्रा एवं अंकित पशुपति की मूर्ति, इसमें 6 पशु दिखाए गए हैं, 5 प्रकार के पशु, 6 पशु दिखाया गया है। सीपी की बनी पटरी, संभवतः घोड़े का दांत, गीली मिट्टी पर कपड़ा, सूती कपड़ा, हाथी का खंड, ये सब साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान प्रांत के सिंध प्रांत के लड़काना जिला, सिंधु नदी के दाएं तट पे है। कहाँ पे है ये? सिंधु नदी के दाएं तट पे है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लोथल, देखिए लोथल कहाँ पे है? लोथल गुजरात में है। लोथल भोगवा नदी पे, भोगवा नदी पे है लोथल, गुजरात। ठीक, भोगवा नदी पे है गुजरात में। गुजरात के किस जिला में है? अहमदाबाद में, अहमदाबाद जिला में है। गुजरात के अहमदाबाद जिला में ये पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह लोथल एक बंदरगाह नगर था, याद रखिएगा बंदरगाह। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर कौन थे? लोथल। सर्वप्रमुख विशेषता इसका क्या है? जहाज़ों की गोदी कहा जाता है इसको, डॉक यार्ड। यहाँ जहाज़ सब जा करके व्यापार होता था, जहाज़ सब लगता था कहाँ? लोथल में। ठीक है, बंदरगाह नगर। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसी प्राप्त साक्ष्य क्या क्या मिला लोथल से? लोथल से साक्ष्य क्या सब मिला है? लोथल से देख लेते हैं। फारस की मुद्रा, देखिए यहाँ बंदरगाह नगर था तो विदेशी सब सामान मिलेंगे यहाँ पे। फारस की मुद्रा या सील, पक्के रंग में रंगे हुए पात्र, धान यानी चावल और बजरा, फारस की मुहर, 3 युगल समाधियाँ कहाँ से मिले? ये इंपॉर्टेंट है। 3 युगल समाधियाँ ये मिले हैं कहाँ से? लोथल से। लोथल अहमदाबाद जिला गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सिंधु सभ्यता नगर है चनोद्रो, ये भी सिंधु नदी तट पे है। चनोद्रो कहाँ पे है? चनोद्रो आपको हो जाएगा सिंध प्रांत, नवाब शाह जिला पाकिस्तान में है। सिंध प्रांत के नवाब शाह जिला पाकिस्तान में चनोद्रो है। किस नदी पे? सिंधु नदी पे है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले देख लेते हैं। मनका बनाने का कारखाना, भट्ठी, अलंकृत हाथी, खिलौना, लिपस्टिक, वक्राकार ईंटें और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह। ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह कहाँ से मिला है? चनोद्रो से मिला है। चलिए अगला देख लेते हैं साक्ष्य। कालीबंगन कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। कालीबंगन घग्गर नदी तट पे, घग्गर नदी के तट पे है। ठीक है, राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। देखते हैं यहाँ से क्या साक्ष्य मिला है। कच्चे ईंट भवन निर्माण में प्रयुक्त, पक्की ईंट केवल नलियों और कुओं और स्नानागार निर्माण में प्रयुक्त। ये सब कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है, याद रखिएगा इसको। कालीबंगन से बहुत सी मिला है। जोते हुए खेत कालीबंगन से। भूकंप का साक्ष्य भी कालीबंगन से मिला है। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं और पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त मिला है। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड वेदिकाएँ एक पंक्ति में बने हुए हैं।
सेल खरी और मिट्टी की मोहरे मिले हैं कालीबंगन से। मृत भांड के टुकड़े मिले हैं। ये कहाँ है? हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। कालीबंगन घग्गर नदी तट पे। अमलानंद घोष खोज किए थे 1951 में। बीबी लाल और बीके थापर भी थे इसमें शामिल। अगला देखिए धौलावीरा। धौलावीरा ये आयताकार नगर थे। धौलावीरा कैसे थे? वैसे सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार नगर है, लेकिन धौलावीरा आयताकार नगर है। ये नगर 3 भागों में विभक्त थे, किला, मधनगर और निचला किला। ठीक है, किला, मधनगर और निचला किला। देखते हैं इससे क्या सब साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य मिले हैं विशाल जलाशय, उन्नत जल प्रबंध मिले हैं। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। क्वेश्चन पूछेगा 10 शिलालेख वाला एक शिलालेख, 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से मिला है? तो ये कहाँ से मिला है? ये हो जाएगा आपको धौलावीरा से। कच्छ किरण गुजरात में है धौलावीरा। ठीक है, इसको याद रखना है। लूनी नदी तट पे है। कहाँ, किस नदी तट पे है? लूनी नदी के तट पे है, तो याद रखना है धौलावीरा। जेपी जोशी खोज किए थे 1967 में। आगे बढ़ते हैं। सुरकोटदा। सुरकोटदा इसकी विशेषता है नगर दो दुर्गीकृत भागों में विभक्त थी। 2 दुर्ग में विभक्त थी, गड्ढी क्षेत्र, आवास क्षेत्र। ठीक है, एक गड्ढी क्षेत्र था, एक आवास क्षेत्र था। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? सुरकोटदा ये गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। ये भी एक बंदरगाह नगर थे सुरकोटदा, और लोथल और सुरकोटदा। इससे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? कब्रिस्तान से कलश सावधान मिले हैं। कब्रिस्तान में कलश सावधान मिले हैं। और घोड़े की हड्डियाँ मिले हैं। कहाँ से? सुरकोटदा से। घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। सिंधु घाटी सभ्यता नगर है हड़प्पा। और जिसमें प्रमुख साक्ष्य दैमाबाद। दैमाबाद ये अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में है। प्रवरा नदी के बाएं तट पे। कहाँ पे है? प्रवरा नदी के बाएं तट पे है दैमाबाद। देखते हैं क्या साक्ष्य मिला है। रथ चलाते हुए मनुष्य का साक्ष्य कहाँ से मिला है? याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। दैमाबाद से। सांड और गेंडे की आकृति मिले हैं। सैंधव लिपि के एक मोहर मिले हैं दैमाबाद से। मृत भांड और तस्ती प्याले मिले हैं यहाँ से। ठीक है, बनवाली। बनवाली से बनवाली कहाँ पे? हरियाणा में, रंगोली नदी तट पे, हिसार जिला में है। रविंद्र सिंह विशिष्ट 1974 में खोज किए थे। 1974 में रविंद्र सिंह विशिष्ट खोज किए थे, याद रखना इसको। देखते हैं बनवाली। सैंधव संस्कृति। सैंधव संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त हैं यहाँ पे हैं। प्राक सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तर सैंधव। नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती है। क्या करती है? सड़क जो इसके नगर को तारांकित भाग में विभाजित करती थी। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? लाजवर्द, कार्नेलियन के मन के, हल की आकृति के खिलौने, तांबे का वनाग्र, मोहरे एवं बटखरे। देखिए, मोहर और बटखरे का प्रयोग जो होता है वो कहाँ से मिला है? ये मिला है कहाँ से? बनवाली से। फतेहाबाद जिला हरियाणा में है, ये याद रखना है। बनवाली फतेहाबाद जिला हरियाणा। यहाँ हिसार लेता, कहीं फतेहाबाद लेता है। रोपर ये पंजाब के रोपर जिला में सतलज नदी के तट पे है। सतलज नदी के बाएं तट पे है, बाएं तट पे। ये आधुनिक नाम है रूपनगर। अभी इसका नाम क्या हो गया? रोपर का रूपनगर। यहाँ से क्या मिला देखते हैं। सेलखरी की मोहर, चट के बटखरे, तांबे के वनाग्र कुल्हाड़ी, मृत भांड छुरा, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य। ये इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपर से मिला है। रोपर पंजाब जिला के सतलज नदी तट पे है। आगे महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं क्या है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य प्राप्त स्थल कहाँ से कौन सी मिला है? स्थल है और प्राप्त साक्ष्य। बालाकोट से मिला है सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े। कांच से निर्मित पेंचदार पिंड कहाँ से मिला है? मांडा से। स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण कहाँ से मिले? बहुत इंपॉर्टेंट है। नौसारों से मिला है स्त्री के मांग में सिंदूर के प्रमाण। रंगपुर से मिला है धान की भूसी। रंगपुर धान की भूसी। लोथल से क्या मिला है? लोथल से मिला है वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट।
वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। कालीबंगा में है ताम्र मूर्ति, कालीबंगन राजस्थान में है, उत्तर गुजरात में है, याद रखिएगा, रोपड़ गुजरात, रंगपुर गुजरात में है। हड़प्पा से क्या मिला? एक स्त्री के गर्भ से निकलते पौधों की आकृति, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा से क्या मिला है? एक स्त्री के गर्भ से निकलते पौधों की आकृति मिला है। भूसाल से सेंधव लिपि युक्त एक ठप्पा। सूतकांगेडोर से मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष। मोहनजोदड़ो से संयुक्त मूर्ति, मोहनजोदारो से संयुक्त मूर्ति मिला है। क्या है उसमें? उसमें है शरीर और मस्तक, भेड़ का शरीर है और मस्तक है सूरदार हाथी का। मस्तक किसका है? सूरदार हाथी का। संयुक्त पशु मूर्ति मिला है मोहनजोदारो से। ठीक, देखते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य देखते हैं। कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम सेंधव वासियों ने की थी। कपास खेती का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सिंधु सभ्यता के लोग, कपास की खेती। सेंधव सभ्यता में क्रय विक्रय क्या था? वस्तु विनिमय था। वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था। उस समय सिक्का का प्रचलन नहीं था। वस्तु आप दीजिएगा, दूसरा वस्तु देगा। एक वस्तु दीजिए, दूसरा वस्तु उधर से देगा। आगे है सेंधव सभ्यता के बाट ये मुक्त घनाकार थे। कैसन थे? बाट ये मुक्त क्या थे? घनाकार थे। बाट के प्रयोग 16 के अनुपात में होता था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 16 के अनुपात में होता था। मेलभा शब्द की पहचान सिंधु सभ्यता से है। सिंधु क्षेत्र से मेलभा शब्द। धातु मूर्तियाँ लुप्त मोम या मधुच्छिष्ट विधि से बनाई जाती थी। सर्वाधिक मूर्तियाँ किसकी है? पशु पक्षी की है। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मूर्तियाँ किसकी है? पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ पशु पक्षी की प्राप्त हुई है। सर्वाधिक मोहरे सेलखरी की बनी हुई है। सर्वाधिक मूर्ति किसकी बनी हुई है? सर्वाधिक मोहरे सेलखरी की बनी हुई। सर्वाधिक मोहर सिंधु सभ्यता के मोहरे पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का और उसके बाद कुंवर वाले सांड का वर्णन हुआ है। कुंवर वाले सांड सिंधु सभ्यता के विशेष पूजनीय है। सबसे विशेष पूजनीय कुंवर वाले सांड थे। और इस काल में प्रमुख खेल क्या था? पासा। देखिएगा महाभारत में पासा के खेलता है। प्रमुख खेल क्या है? पासा। इसका प्रमुख खेल पासा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मोहनजोदारो से प्राप्त। देखते हैं क्या मिला है। पशुपति शिव की मोहर, योगी या पशुपति शिव की मोहर मिला है मोहनजोदारो से प्राप्त। तो इसमें मोहर में बाएं तरफ से भैंसा और गेंडा का चित्र बना हुआ है और नीचे से क्या है? नीचे में 2 हिरण है और दाएं तरफ से बाघ और हाथी का चित्र बना हुआ है। बाघ और हाथी का, यानी टोटल मिला कितना जानवर हो गया पशु? लगभग 5 ठो। लेकिन कुल पशु यदि पूछेंगे ये हो जाएंगे कितना? 6 ठो। कुल पशु 6 ठो, लेकिन टोटल पशु के प्रकार 5 प्रकार के 6 पशु हैं। मोहनजोदारो से प्राप्त 5 प्रकार के 6 पशु हैं। देखिए यह है ये मोहनजोदारो से प्राप्त पशुपति शिव की मूर्ति। पशुपति शिव में देखिए बाएं साइड से क्या है? बाएं साइड से आपको ये है भैंस और गेंडा का चित्र, भैंसा और गेंडा का चित्र है। और दाएं साइड से है एक हाथी और ये क्या है? बाघ का, हाथी और बाघ। और नीचा में 2 हिरण का चित्र बनाया हुआ है ना? पशुपति शिव की मूर्ति का अंकन किया गया है। ठीक, ये हो जाएंगे आपको मोहनजोदारो। ये है, देखिए मोहनजोदारो का नगर का ये प्रतीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सेंधव सभ्यता विशिष्ट तथ्य। सेंधव सभ्यता के विशिष्ट तथ्य क्या दिया गया है, इसको देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग सूक्ष्म दृष्टि से लोहे के ज्ञान का अभाव था। सिंधु सभ्यता के लोग को लोहा के ज्ञान का अभाव था। लोहे के स्वर्ण, चांदी, सोना, चांदी, तांबा और कांसे की जानकारी थी। हाथ से चालित चाकों का प्रयोग होता था। हाथ से चालित मूर्ति पूजा का प्रचलन था और शेर के अवशेष का अभाव था। शेर के अवशेष का अभाव था सिंधु सभ्यता में। और ये क्या है? घोड़े के अवशेष प्राप्त परंतु चित्र का अभाव। घोड़े के अवशेष मिला लेकिन घोड़े के चित्र नहीं मिले सिंधु सभ्यता के। वैदिक काल देखते हैं। वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? वैदिक काल माना जाता है आपको, वैदिक काल 1500 बीसी से 600 बीसी माना जाता है। 600 बीसी, ठीक है। 1500 से 1000 बीसी
ये हो जाएगा आपको क्या, ये हो जाएगा ऋग्वेदिक काल। और 1000 से 600 BC तक क्या हो जाएगा, ये 1000 से 600 BC हो जाएगा आपको उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। चलिए, वैदिक का मतलब होता है वेद से निर्मित। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या अर्थ होता है, ज्ञान। वैदिक सभ्यता उसी को बोलते हैं आर्य सभ्यता। वैदिक सभ्यता को ही आर्य सभ्यता कहा जाता है। भारत में सैंधव सभ्यता के पश्चात विकसित नवीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के बाद जो आया था नवीन सभ्यता, इसी को बोलते हैं वैदिक सभ्यता। एक नवीन सभ्यता थी सिंधु सभ्यता के बाद। आर्यों के इतिहास का जो जानकारी मिलता है, मुख्य स्रोत क्या है, वेद। आर्यों के इतिहास का मुख्य स्रोत है वेद। और वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय मुख्यतः आर्यों को जाता है। किसको जाता है, आर्यों को जाता है। आर्य के मूल निवास स्थान के मुद्दे पर इतिहासकार के बीच में मतभेद है। चलिए पहले देख लेते हैं वैदिक काल। अभी तुरंत बता दिए इसको, ठीक है। ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक 1000 से 600 से। आर्यों की मूल स्थान जो है, कहाँ से आर्य आए थे, इसमें मतभेद है विद्वानों में। देखते हैं किसका क्या मत था। कश्मीर या हिमालय क्षेत्र के मूल निवासी थे, ये किसका कहना है, एल.डी. कल की कहना है। एल.डी. कल की कहना है कि ये आर्य थे कश्मीर और हिमालय क्षेत्र के निवासी थे। पंडित गंगानाथ झा का कहना है कि ये ब्रह्म ऋषि देश के थे। अश्विनी चंद्र दास के कहना है कि सप्त सेंधव प्रदेश के थे। D.S. त्रिवेदी का कहना है कि देविका प्रदेश मुल्तान के थे। और ये गार्डन चाइल्ड ये दक्षिणतम रूस के थे। मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया के थे। पंडित बाल गंगाधर तिलक कहाँ के बोले थे, ये उत्तरी ध्रुव। बाल गंगाधर तिलक बोले कि ये कहाँ के निवासी हैं, उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन था कि ये तिब्बत क्षेत्र के निवासी थे। और हट और पेंका का कथन थे ये जर्मनी के निवासी थे, जर्मनी के। गाइल्स का कथन थे हंगरी से आए थे, हंगरी के निवासी थे। तो मेनली इन 2-3 को याद रखना, मैक्स मुलर मध्य एशिया के, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव और दयानंद सरस्वती तिब्बत की, यही से पूछता है। बाकी तो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है वैदिक साहित्य। चलिए वैदिक साहित्य वैदिक काल में जो साहित्य नहीं लिखा गया उसे वैदिक साहित्य कहा जाता है। देखिए कौन कौन वेद है। वेद 4 हैं। भारतीय साहित्य परंपरा में सर्वाधिक प्राचीन है वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद। और सबसे अंत का वेद है, नवीन वेद है यजुर्वेद। सबसे अंतिम वेद क्या है, अथर्ववेद। यजुर्वेद नहीं, अथर्ववेद है। देखिए वेद 4 है। वेद कितना है, 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। 4 भाग है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। कितना भाग है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद। ठीक। देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। वेद कितने हैं, 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद वैदिक साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, ऋग्वेद। स्रोत और प्रार्थनाओं का संकलन, इसमें प्रार्थनाओं का संकलन है। ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल, 10 से 28 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ हैं। 10,552 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। ठीक है। 10 से 28 सूक्त में से 10 से 17 सूक्त साकल में और 10 से 11 सूक्त बाल खिल्ले में थे। 11 सूक्त बाल खिल में थे। ठीक। 10,552 ऋचाएँ में से इसमें से 250 से याद रखिएगा। 10,552 में से 250 थे इंद्र के लिए, 250 इंद्र के लिए। और 200 ऋचाएँ किसको समर्पित है, 200 ऋचाएँ अग्नि को समर्पित है, ठीक है, अग्नि देवता को। उल्लेख इसमें किसका उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद के 10 मंडल है। 10 मंडल को देखें किसका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में गोत्र, शूद्र, वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। गोत्र का, शूद्र का, वर्ण का। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया है, तीसरा मंडल में याद रखना है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया है, तीसरा मंत्र में। रचना विश्वामित्र ने किया था। लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है। नदी सूक्त में 21 नदियों को वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में कितने नदी वर्णन किया गया, 21 नदी का।
ऋग्वेद के 7वां मंडल में नहीं दिया यहाँ पे, 7वां मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया। 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें सुदास और राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, सुदास की विजय हुई थी। 10 राग युद्ध आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। 9वां मंडल में, ऋग्वेद के 9वां मंडल में 114 सूक्त सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वां मंडल में किसका वर्णन है? देवता सोम का वर्णन है। पुरोहित, ऋग्वेद को पढ़ने वाले क्या कहा जाता है? होत्री। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशिकी। ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त का वर्णन मिलता है, यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन कहाँ किया गया है? ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। तीसरा मंडल जानवे करते हैं। गायत्री मंत्र तीसरा मंडल में है। चलिए आगे देखते हैं। यजुर्वेद। यजुर्वेद इसमें थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, लिख देते हैं हम। यजुर्वेद का स्रोत है कर्म। स्रोत और कर्मकांड का वर्णन किया गया है इसमें। स्रोत और कर्मकांड का वर्णन किया गया है। गद्य, जिसमें गद्य और पद दोनों। यजुर्वेद 2 भाग में है, गद्य और पद में। गद्य एवं पद। यजुर्वेद 2 भागों में है, गद्य और पद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद 2 भाग में है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद 2 शाखा इसका है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य पद दोनों में है। देखिए, कृष्ण यजुर्वेद का भी 2 पार्ट है। एक कृष्ण यजुर्वेद है, एक शुक्ल यजुर्वेद है। ये कृष्ण यजुर्वेद जो है ये गद्य पद दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ पद में है। सिर्फ किस में है? पद में है। अंतिम भाग ईशो उपनिषद है इसका। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशो उपनिषद है, आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? इसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैत्तरीय। देखिए, ऐत्रेय हो जाएगा ऋग्वेद का, और इसका हो जाएगा शतपथ और तैत्तरीय। ऋग्वेद को पढ़ने वाले क्या, यजुर्वेद को पढ़ने वाले क्या कहा जाता है? अधर्यु। यजुर्वेद को पाठकर्ता को अधर्यु। कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्यु कहा जाता है। शतपथ तैत्तरीय याद रखना है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामवेद, तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद ये भारतीय संगीत के जनक कहा जाता है। इस वेद को संगीत के जनक सामवेद करता है। संगीत या गान, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह इसमें है। मंत्रों को गाने वाला पुरोहित को उदात्री या उद्गाता कहा जाता है। उदात्री भी कहा जाता है इसको, उद्गाता भी कहा जाता है। कुल 1875 ऋचाएँ शामिल है इसमें। 1875 ऋचाएँ हैं। प्रमुख शाखा क्या है इसका? कोथिमीय, रणायनीय और जेमिनीय। कोथुमिनीय, रणायनीय और जेमिनीय। इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? 25 तांडय और 25 ब्राह्मण ग्रंथ है। तांडय 25 ब्राह्मण ग्रंथ पूछता है, तांडय और 25, ठीक है, इसको याद रखना। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद इसमें 20 कांड, 730 सूक्त और 5957 मंत्रों का संग्रह किया गया है। 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 मंत्रों का संग्रह है। 5987 मंत्रों में 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद के हैं। और इसको पढ़ने वाले क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। इसको याद रखना है। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्मा याद रखना है। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री, ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री, यजुर्वेद पढ़ने वाले को अधर्यु, सामवेद पढ़ने वाले को उदात्री और अथर्ववेद पढ़ने वाले को ब्रह्मा याद रखना है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। 2 शाखाएं इसका, पिप्लाद और सोनक। देखिए, अथर्ववेद के 2 शाखाएं हैं, पिप्लाद ऋषि का नाम भी था, और सोनक। पिप्लाद और सोनक। इसका उल्लेख, इसमें क्या क्या उल्लेख किया गया है? मगध तथा अंग का उल्लेख है दूरस्थ प्रदेश के रूप में। सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई है इसमें। तो कहाँ, किस वेद में बताई गई है? अथर्ववेद में। सभा और समिति की 2 पुत्रियां, प्रजापति की 2 पुत्रियां। इसका ब्राह्मण ग्रंथ, एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ एकमात्र कौन है? गोपथ, तो याद रखना है, गोपथ। प्रजापति की 2 पुत्रियां पूछती है इसमें, और 10 दूरस्थ प्रदेश मगध और अंग। देखिए, शतपथ ब्राह्मण, अब पढ़ते हैं शतपथ ब्राह्मण।
शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण जो है शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद दो प्रकार का, दो भागों का है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। इसमें क्या क्या है वर्णन, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनर्जन्म का सिद्धांत कहाँ दिया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। जल प्लावन का कथा शतपथ ब्राह्मण में। ठीक। पूर्वा और उर्वशी का आख्यान कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वा और उर्वशी का आख्यान कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। पत्नी पति की अर्धांगिनी है, ये कहाँ की मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। यदि पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। पत्नी पति की अर्धांगिनी है। कुरु और पंचाल वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कुरु और पंचाल शतपथ ब्राह्मण में वर्णन इसका दिया गया है। राजसु यज्ञ का भी वर्णन है इसमें। शतपथ ब्राह्मण में राजसु यज्ञ का वर्णन है। आगे देखते हैं कृष्ण आयस। ये कुछ वैदिक शब्द है और इसका अर्थ क्या है। कृष्ण आयस के मतलब लोहा, कुशीद के मतलब ऋण होता है, कुशीदीन के मतलब ऋणदाता होता है। कुशीद के मतलब ऋण, कुशीदीन के मतलब ऋणदाता। तक्षा का मतलब बढ़ई। वेकनाट के मतलब सुदखोर, वेकनाट के मतलब सुदखोर। अरित्र के मतलब पतवार। देखिए अरित्र के मतलब होता है पतवार। अस्पष्ट के मतलब गुप्तचर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 10 राग युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में से पहले वर्णन कर चुके हैं हम लोग। ऋग्वेद के मंडल में है 7वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है 10 राग युद्ध का। प्रत्येक पक्ष में आर्य और अनार्य भागीदारी थे। एक पक्ष में आर्य थे और दूसरे पक्ष में अनार्य थे युद्ध में। पुरुषनी और रावी ने या रावी नदी के तट पे हुआ था। पुरुषनी नदी का ही नाम रावी नदी है। ठीक है, पुरुषनी या रावी नदी के तट पे युद्ध हुआ था 10 राग युद्ध। ठीक है, भारत के राजा सुदास बनाम 10 राजाओं के संघ के बीच हुआ था। भारत के राजा सुदास त्रिस्तु राजवंश के थे, त्रिस्तु राजवंश के, और 10 राजाओं के संघ के हुआ था। पंचजन तथा पंच लघु जनजातियों अनिल, पक्त, भलानस, शिव और विसानीन के राजाओं के बीच हुआ था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। किसका विजय हुआ था? सुदास की विजय हुआ और अंतिम रूप से विजय हुए सुदास। पुरोहित थे कौन सुदास के? वशिष्ठ। सुदास के पुरोहित थे वशिष्ठ मुनि। ठीक है, देखते हैं प्रमुख नदियां ऋग्वेद की। ऋग्वेद में लगभग 21 नदियों का वर्णन है। इसमें प्रमुख नदी देख लेते हैं। सरस्वती सबसे पवित्र नदी। ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। अन्य नाम है इसका, क्या नाम है? नदीतमा, देवीतमा और मातेतमा। सरस्वती के अन्य नाम है नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा। सिंधु नदी ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख इस नदी किया गया है। अन्य नाम है हिरण्यनी, अर्थात आर्थिक महत्व के कारण दिया गया नाम है हिरण्यनी। एक नदी का वर्णन दिया गया इसमें परावत नदी का। परावत सिंधु नदी के गिरने के स्थान को परावत कहा जाता है। अरब सागर का भी वर्णन दिया गया इसमें, इसको याद रखना है। 10 राग युद्ध हो गया, नदी का वर्णन हो गया है। वेदांग या उपनिषद। चलिए वेदांग या उपनिषद देखते हैं। वैदिक साहित्य के 4 भाग थे, उसी में से वेदांग या उपनिषद। परिचय दर्शन पर आधारित है। वेदांग उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन शास्त्र है ये उपनिषद। दर्शन शास्त्र शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्य का गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान लेता है उसी को बोलते हैं उपनिषद। ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्य गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का उल्लेख श्वेताश्वर मोक्ष का पहला उपनिषद। देखिए मोक्ष का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेताश्वर उपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गौर्गी संवाद जो होता है, इसमें स्वर्ग में जाने का संवाद जो किया गया है, इसमें याज्ञवल्क्य और गौर्गी की संवाद मिलता है। ये बृहदारण्य उपनिषद। बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य गौर्गी। मोक्ष के पहला कहाँ मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में। याज्ञवल्क्य गौर्गी संवाद बृहदारण्य उपनिषद में। देखिए ये 3 आश्रम है, 4 आश्रम ये है।
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये तीनों आश्रम का उल्लेख कहाँ मिलता है? छंदोग उपनिषद में। छंदोग उपनिषद में मिलता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का। आगे देखते हैं, सत्यकाम जवाल की कथा है। सत्यकाम किसकी कथा है? जवाल की कथा है। इसका भी वर्णन मिलता है छंदोग उपनिषद में। सत्यकाम और जवाल की कथा का उल्लेख भी इसमें मिलता है। चारों आश्रम का उल्लेख यदि बोलेगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये चारों आश्रम का उल्लेख यदि कहेगा, ये हो जाएगा आपको जाबालो उपनिषद। और 3 आश्रम का उल्लेख यदि कहेगा तो छंदोग उपनिषद में मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं, सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में किया गया है। यम और नचिकेता संवाद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यम और नचिकेता संवाद जो है, ये यमराज और नचिकेता एक बालक थे, इसके बीच जो संवाद हुआ है, इसका वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? कंठो उपनिषद में मिलता है। कठो उपनिषद या कंठो उपनिषद बोलते हैं। कठो उपनिषद में मिलता है। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। ग्रामीणी देखिए, ग्रामीणी बोलते थे, ग्राम की मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। उस टाइम में कुछ राज्य के कानून के देख लेते हैं, किस पद का क्या बोला जाता था। विष का प्रमुख विषपति कहा जाता था। जीविकोपार्जन हेतु वेद पढ़ने वाले अध्यापक को कहा जाता था उपाध्याय बोला जाता है। जैसे अभी उपाध्याय जो लगाता है, कुछ यूपी सब में सुनिएगा, उपाध्याय लगता है नाम के पहले। कलीन या वृद्धों की संस्था को सभा कहा जाता था। कलीन या वृद्धों की संस्था क्या जाता था? सभा। समिति थी सर्वसाधारण संस्था। सर्वसाधारण लोगों की जो संस्था थी उसको समिति थी। वृद्धों की यदि बुजुर्गों की सभा थी बोलते थे सभा। तो सभा और समिति का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है, सभा समिति के। आर्यों की मूल संस्कृति ग्रामीण, रहट की चरखी, अस्म चक्र कहलाते थे। अदल बदल प्रणाली पर आधारित थे व्यापार, जानवे करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थे व्यापार। सर्वोच्च शासक अथर्ववेद में एकराट, अथर्ववेद के अनुसार एकराट। आगे बढ़ते हैं, मृत्युलोक के देवता किसे कहा जाता? परीक्षित को, राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा जाता था। धर्म, अर्थ और काम, तीनों त्रिवर्ग में क्या आता है? धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग में आता है। पुरुषार्थ में क्या आता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। त्रिवर्ग में धर्म, अर्थ और काम आता है। ठीक है, अब देखेंगे कौन सी देवता का क्या काम था, पूछता है ये, कौन सी देवता का क्या काम है। तीसरे सोम, देवता सोम जो है तीसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में वर्णन किया गया है देवता सोम का। तीसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता सोम, 9वें मंडल में वर्णन किया गया है देवता सोम का। वनस्पति की देवता भी इसे कहा जाता है सोम को। अग्नि इसे देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता का देवता भी कहा जाता है। अग्नि को देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता का देवता, दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता। इसके लिए ऋग्वेद में 200 सूक्त है, इंद्र के लिए 250 है। बृहस्पति का उल्लेख मिलता है, पृथ्वी का उल्लेख मिलता है। ये सब पृथ्वी के देवता है, पृथ्वी के देवता। चलिए आकाश के देवता के बारे में वर्णन पढ़ते हैं। ऋग्वेद के आकाश के देवता, आकाश के देवता में वरुण आता है, समुद्र के देवता और ऋण की नेता, नैतिक व्यवस्था के प्रधान और ऋण अस्थायी गोपा। ठीक, वरुण समुद्र के देवता याद रखिएगा। पूषण वनस्पति और औषधियों के देवता पूषण, इनके रथ को बकरे खींचते थे, बकरे। ठीक, रथ को पूषण। अश्विनी को विपत्ति को हरने वाले देवता कहा जाता है। अश्विनी को विपत्ति को हरने वाला देवता। सूर्य ये भी आकाश के देवता है। भगवान विष्णु पालनकर्ता, विश्व के संरक्षक, पालनकर्ता। मित्र ये भी थे आकाश के देवता। अंतरिक्ष के देवता देखते हैं हम। अंतरिक्ष के देवता में थे इंद्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता। पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाले, विश्व के स्वामी। ऋग्वेद के लिए 250 यानी 250 सूक्त समर्पित है। आर्यों के युद्ध नेता और वर्षा के देवता और युद्ध के देवता थे ये।
रुद्र, ये भी अंतरिक्ष के देवता है रुद्र। अप्पा वायु, मारुत, मारुत आंधी तूफान के देवता, इसको याद रखिएगा, आंधी और तूफान के देवता मारुत को, ठीक है। पर्जन्य, ये भी अंतरिक्ष के देवता थे। ये सब है ऋग्वेद के में वर्णित देवता, ठीक है। विराट पुरुष, मुख से भगवान ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा के मुख से किसका ब्राह्मण माना जाता है ऋग्वेद के अनुसार? ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुआ था। भुजा से क्षत्रिय का, जंघा से वैश्य का और पैर से शूद्र का, ये ऋग्वेद में वर्णन इसका माना जाता है, ठीक है। वेद त्रय, 3 वेद को कहा जाता है। देखिए 4 वेद है ना, इसमें 3 वेद को वेद त्रय कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रय। और संहिता कहा जाता है इस चारों वेद को यदि अथर्ववेद को मिला देंगे तो इसको संहिता कहेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को बोला जाता है संहिता। वेद त्रय में 3 वेद आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पंचजन। पंचजन में क्या आता है? पंचजन में आता है ध्रुम, ध्रुम, अनु, त्रुवर्सु, यदु, यदु और पुरु। देखिए वेद को सही से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेद को समझने के लिए, सही से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, छंद, निरुक्त और व्याकरण। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण, इसको याद रखना है। 6 वेदांग है। चलिए अब है ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ और इसके आधुनिक नाम। अक्सकिनी, चेनाब का नाम क्या था? अक्सकिनी। विपाशा, व्यास के विपाशा। प्रूसनी, रावी नदी को बोला जाता था। वितास्ता, झेलम। सदानीरा, गंडक। शतोदरी, सतलज का नाम थे। और दृशधति, घग्गर, दृशधति, घग्गर, इस नदी का नाम है, इसको याद रखिएगा। देखिए ऋग्वेद के 10 मंडल है, 10 मंडल के रचयिता को हम देख लेते हैं एक बार। उसे पूछेगा नहीं, कुछ 3-4 को पूछता है इसका। प्रथम मंडल, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता है मधुच्छद्मा, मधुच्छद्मा और मेघातिथि, मधुच्छद्मा और मेघातिथि। द्वितीय मंडल के रचयिता, द्वितीय मंडल के रचयिता है घृतस्मद, घृतस्मद, द्वितीय मंडल के रचयिता घृतस्मद। तृतीय मंडल किससे संबंधित है? गायत्री मंत्र से संबंधित। तृतीय मंडल गायत्री मंत्र से संबंधित है, ये विश्वामित्र द्वारा रचित किया गया। चतुर्थ मंडल ये वामदेव द्वारा रचना किया गया। पंचम मंडल की रचना किया अत्रि मुनि ने किए थे। किस मुनि ने? अत्रि मुनि। ऋग्वेद के 6ठे मंडल का रचना भारद्वाज ऋषि द्वारा किया गया था। 7वां मंडल रचना, इसमें दशरथ युद्ध का उल्लेख किया गया है। 7वां मंडल में ये वशिष्ठ मुनि के द्वारा रचना किया गया था। 8वां मंडल की रचना कन्नव या अंगिरस, ऋषि अंगिरस के द्वारा किया गया था 8वां मंडल। इसमें 8वां मंडल में हाथ से लिखा गया, इसे खील कहा जाता है 8वां मंडल को, खील। 9वां मंडल देवता सोम का वर्णन इसमें है। 9वां मंडल में देवता सोम का वर्णन है। सोम देवता या अन्य ऋषि खुद ही लिखे थे इसको। और ऋग्वेद के 10वां मंडल में कहा जाता है कि इसको विमदा, इंद्र और साची अन्य खुद देवता ही इसको लिखे थे, इंद्र भगवान, ठीक है। यहाँ तक हम लोग को ये कंप्लीट होता है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग धर्म, प्रमुख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म। आगे बढ़ते जाएंगे, प्राचीन हिस्ट्री अगला पार्ट में पढ़ेंगे आज तक के, ठीक है।